प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई, और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेल ही बन गए। इम्पीचमेंट फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ। बिल्कुल कंचना यादव जी, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। बिहार में देख लीजिए रिजल्ट। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश बन नहीं रहा है आपका। अब आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। मेरी कुर्सी जबरदस्ती आ जाए, मैं उठ के चली जाऊंगी। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? कंचना यादव जी, आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई हैं कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या करेंगे? तो महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? अरे हम तो मेहनत की कमाई करते हैं, आपके नेता जैसे जेल नहीं जाते, समझिए आप। चुप बैठिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड, चाराचोट पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव और कुछ मदरसा छाप महिलाओं औरतों को लेकर होने वाला है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या? जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 1-1.5 सालों में 8-8, 9-9 डील कर लेती है, EU जैसी डील जो 18 सालों से लटकी हुई थी उस पर कामयाबी मिलती है, ट्रंप के 50% टैरिफ को 18% कर दिया जाता है, तो ये विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है? बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए कटाक्ष करती है आप लोगों पर। कंचना यादव जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए कटाक्ष करती है तो अपोजिशन भारत की नहीं, अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश की है क्या? अपोजिशन पाकिस्तान की है क्या? और 3% टैरिफ था, अरे वहां से आप तो बढ़ाकर 18% ले गए। ट्रेड डील दबा, अभी कोई आपके हाथ में कोई कागज है जिसमें ट्रेड डील का डिटेल हो? चित्रा जी, ट्रेड डील में है क्या? डिटेल क्या है? आपके पास है संसद में, हमारे पास है, मीडिया के पास है, किसके पास है ट्रेड डील का डिटेल? हर बात को मास्टर स्ट्रोक, हर बात को इतना डील कर लिया, उतना डील कर लिया। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जो संसद में चल रही है, हमें तो लगता है ना चित्रा जी कि अभी जो नेशनल क्राइसिस है ना, उसको गाली घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में गाली एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हर बात में मैं 2-3 किलो हर रोज गाली खाता हूँ। स्पीकर को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया। अरे भाई ये बताइए ना कि ट्रेड डील में आपने लाया क्या है? रुको जरा, सबर करो। आपने समझौता क्या किया? किसी को कुछ नहीं मालूम। इम्पीचमेंट फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। बात किस पर करना है? अगर इस पर बात नहीं करिएगा, अपोजिशन जो है वो देश विरोधी है। अरे आप क्या, हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया कि वो एपिस्टीन से मिले थे? उनको क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका में और कोई नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे, जिससे वो मिल सकते थे? इस पर कोई जवाब है इनके पास? हर बात को गाली पर लेकर आएंगे, कभी माँ की गाली। अभी आपको चित्रा जी मालूम है, UGC आया था, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई, और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेल ही बन गए। पूछिए ना इनसे कि किसी एक पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिए। और चित्रा जी, हर रोज आपको गालियां मिलती हैं, आपने कितनों पे कार्रवाई की? तो गालियों को नेशनल क्राइसिस घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को मुद्दे से नहीं पड़ी है, किसी को मुद्दे से लेना देना ही नहीं पड़ा हुआ है। बीजेपी का ना प्रवक्ता बोलेगा, ना सांसद बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ। बिल्कुल कंचना यादव जी, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनकी कुर्सी पर जाकर कब्जे करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए, उस कुर्सी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। बिहार में देख लीजिए रिजल्ट, कितना आप लोगों ने मुद्दा उछाला था, क्या हुआ? देश की जनता आप लोग को सुन नहीं रही है ना कंचना यादव जी। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश सुन ही नहीं रहा है आपका, सुन तो रहा है नरेंद्र मोदी का। क्या करेंगे कंचना यादव जी? हाँ, बाकी किसी के पास मुद्दा नहीं है। अरे भाई, तो जो रिजल्ट आते हैं उसमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जीत होती है। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कंचना यादव जी? क्योंकि उस व्यक्ति पर यह देश भरोसा कर रहा है, उस व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है कि आप देश को आगे लेकर जाइए। देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाए, वो देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ट्रेड डील में पूरे देश को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या किया गया और ये कर दिए। बस ट्वीट पे ट्रेड डील हो गया, 18% टैरिफ लग गया जो 3% हुआ करता था। अरे उसकी पूरी डिटेल भी, अंतरिम डिटेल सामने आई है, उसकी डिटेल सामने आ गई है। उस पर मैंने खुद पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू किया था, वाणिज्य मंत्री का। नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हो, जो नॉन बायोलॉजिकल है वो पूरे 10 बार 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश को बेचने की, देश के साथ गद्दारी करने की, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। इस देश में चुनाव होता है, लोकतंत्र में जनता चुनती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तीसरी बार उस व्यक्ति को देश की जनता ने मैंडेट दिया है। आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई हैं कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या करेंगे? तो महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? इतने महान है वो तो महिला सांसदों को करना नहीं चाहिए था। क्या जरूरत थी वहां पर करीब जाने की? ये बिल्कुल गलत है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पीएम की कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाएंगी, क्या जरूरत है पीएम की कुर्सी पर इस तरह का जाकर बर्ताव करने की? संसद में बैठी हुई है दूसरे की, अब आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, मेरी कुर्सी जबरदस्ती हटाए, मैं उठ के चली जाऊंगी। अगर मैं थोड़ी भी सज्जन व्यक्ति होंगी मैं चली जाऊंगी कुर्सी छोड़कर। अरे वहां पर कितना हंगामा हो रहा था। एक ही बात, आपने देश को बेचा है। बिल्कुल चुप। अरे हम तो मेहनत की कमाई करते हैं, आपके नेता जैसे जेल नहीं जाते, समझिए आप, चुप बैठिए। अब मैंने कहा, इनने कहा कि भाई गाली गलौज देना आम बात है, तो इनके हिसाब से तो कंचना यादव को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को गाली गलौज भर की देनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंडोर्स कर रही कि गाली गलौज किसी नेता या संवैधानिक पद को देनी चाहिए, ये इनकी संस्कृति। तभी बिहार की महिलाओं ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब मैं आता हूं ट्रेड डील पे। बांग्लादेश, चाइना का कितना टैरिफ है चित्रा जी? 34%। हिंदुस्तान का कितना टैरिफ है? 18%। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ किसका है? हिंदुस्तान का है। जब नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे थे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ था, और अभी हम टैरिफ वर्ल्ड के अंदर भी रह रहे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? हमको फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डेयरी हमने खोला, नहीं खोला? क्या पल्सेस हमने खोला, नहीं खोला? क्या एग्रीकल्चर की एक भी चीज हमने खोली, नहीं खोली? क्या हमने किसी को भी ऑयल पे कोई बड़ा कमिटमेंट दिया, नहीं दिया? तो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी डील तो हमने करी है। तभी अपने घर जाना है। जाके यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने इंडिया के साथ करी। यूएस भी बोल रहा है कि हमने जाके हिंदुस्तान के अंदर डील करी, जहां 18% जो है सबसे कम टैरिफ है। ये सच्चाई है। अरे मैडम, आज की तारीख में हिंदुस्तान का टेक्सटाइल वाले को सबसे कम टैरिफ मिलेगा, जिससे जाके वो कर पाए। आपके जैसे बेचा नहीं, आपके जैसे जाके आरसीईपी के अंदर देश को बेच नहीं दिया, आपके जैसे डब्ल्यूटीओ में बेच नहीं दिया। आप 30 पास लोग हैं, आज 30 पास लोग हैं, इसलिए पढ़ नहीं आते हैं। मैं जिसकी बालक बुद्धि है उसको नहीं समझा सकता। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि देश, बिहार के किसान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जैसे कांग्रेस ने देश को बेचा था, हमने देश को नहीं बेचा। आपकी फ्रस्ट्रेशन में समझ में नहीं आएगा तो स्पीकर खुद बोले कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था जो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करता। और महिला सांसदों को क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाकर घेरने की? राहुल गांधी की कुर्सी घेरने तो कोई गया नहीं था। ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सदन के भीतर जाकर, और फिर उनको कैसे हटाया जाता? राजकुमार भाटी जी, महिलाओं की एक गरिमा होती है, उनको तो धक्का मुक्की नहीं की जा सकती थी, उनको क्या जरूरत थी जाकर वहां पर हंगामा करने की? पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को के बारे में हमारे कान पक गए सुनते सुनते 11 साल से कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में, उस व्यक्ति को संसद के अंदर असुरक्षा की भावना हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में असुरक्षित हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? ठीक कहा है, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद धारण किए हुए व्यक्ति है वो असुरक्षित है। इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे? दूसरी बात मैं बताऊं, जो भी जहां जहां लोकतंत्र मजबूत है जिन देशों में, संसद के अंदर हंगामा होना, सभापति के चैम्बर में जाके सांसदों का मिलना आम बात है। कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो गई है, कोई अपराध नहीं हो गया है, कोई देशद्रोह की घटना नहीं हो गई है। कोर्ट में भी जब वकील जज के सामने बहस करते हैं और उन्हें कुछ असंतोष होता है तो चैम्बर में जाके जज से मिल लेते हैं कि सर मेरी ये बात नहीं सुनी गई या मैं ये तथ्य और रखना चाहता था। ये कोई गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक नहीं है।
चैम्बर के अंदर जाके अगर सांसद मिल रहे हैं, इसमें कौन, इन्हें बहाना चाहिए केवल, इन्हें विपक्ष को बदनाम करने का, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का, विपक्ष के नेता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे देश के लोग, बातें सही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री संसद के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो मेरी एक बात सुनिए, जब महिला सांसद जाकर वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो क्या उनको धक्का मुक्की करके मार्शल से हटवाकर बाहर किया जाता है? राजकुमार भाटी जी, अगर बीजेपी की महिला सांसद, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, बैनर लेकर अगर वहां वो बहुत आक्रामक भी थी, आप वीडियो देखिए, वो बहुत आक्रामक भी थी, अगर बीजेपी की भी महिला सांसद वहां पर आ जाती तो उनकी संख्या तो इन लोगों के मुकाबले ज्यादा ही है। तब क्या होता बीजेपी और एनडीए के लोगों का? हम संसद के भीतर चर्चा कर रहे हैं ना, चाय की दुकान पर हाथापाई थोड़ी ना करनी है राजकुमार भाटी जी। महिला सांसदों को विरोध करना है, उनकी अपनी जगह थी, जाकर विरोध करती, वेल में जाकर विरोध करती, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर विरोध करना और महिला होने का प्रिविलेज बताना कि महिला सांसद हैं, उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार भाटी जी। और आप तो अलग ही बात कर रहे हैं कि जिन वकीलों वो जाकर जज से मुलाकात कर देते हैं पर्दे के पीछे, फिर तो राजकुमार भाटी जी ये तो बड़ी गलत परिपाटी हो जाएगी। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। जी, बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार है, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए नाजिया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, ये इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। क्या सोच है रे तेरी? और इस तरीके से देखिए, मानसिकता बता मुझे अपने से का आपने बोला है नाज़िर जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने, आपकी बकवास मैंने सुना है, और मैं भी अपने से का जवाब देना चाहती हूँ। जबरदस्ती मत कीजिए, आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं। आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती। राय दी नहीं थोपा है, ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। ये मैं अमर जैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई नहीं कर दबाव रहा नहीं डाल रहा है, है, बिल्कुल आजाद तो आजाद कोई भारत दबाव ही नहीं में, है, और तो फिर इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। जी, मेरे से सवाल किया गया प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुर्के के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया। और उससे क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता था, उनके आधार कार्ड नहीं बने थे ताकि उनकी फोटो कोई देख ना ले, और आप कहती है जबरदस्ती नहीं है, और आप कहती है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ये है। आप अगर मुसलमान समाज के लीडर है तो ग्राउंड पे मुसलमान समाज में बेटियों बच्चों के साथ जो रहा है उसका जायजा कैसे नहीं लेती है? आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है। शर्म कीजिए थोड़ी सी, आप पूरी स्कूल चलाती है और वो बच्चे जिनको पर्दे के नाम पर, हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनके अगेंस्ट पे आकर खड़ी होती है। इस्लाम में जिस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने बच्चियों के, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, और आप यहाँ आकर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं,
क्या वो तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को पा करके अपने आप को बहुत खूबसूरत मुसलमान समझती हैं या रोती हैं? उनके पिता बहुत अच्छा समझते हैं या रोते हैं? लेकिन कई मल्टीपल लैक्स ऑफ लैक्स, मैं तो यंगेस्ट काउंसिल थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मामले में, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो लैक्स ऑफ लैक्स जो हिजाबन महिलाएं जो बैठी और कहीं कि नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त थी, इसीलिए पैसे के लालच में मुसलमान बेटियों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन ना करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, कट्टरपंथी सोच है एग्जैक्टली, दूसरी और पैसे का लालच है। दूसरी बात आती है पूरे अल कुरान पहले पारे से लेकर के 30वें पारे, सारे अरबा निस्फ सलासा वर्सेस, सूरत, आयत, सजदा, सब में मुझे बता दे कि प्रॉफिट मोहम्मद की किस बीवी ने हिजाब पहना था, मुगलों की किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। अच्छा तो आप उसको नकाब की शक्ल में पहने, पहले आपको पूरी बात तो मुझे पता, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। मुझे पता इस बात का पानी का पानी हो जाएगा भैया। यहाँ डिबेट सिर्फ अगर बता दे क्या समझाओगी कि ये कुरान जानता कौन सा राइट मिला हुआ है हक से ये पूछ रही है कितनी बार है और कुरान में कितने सजदे हैं? ये जो पूछ रही हैं आप सुन लिया होगा आपने, बताइए ना, कुरान की मालूमात है, ये डिबेट सजदे हैं बताओ। तो ये जो है हिंदू और मुसलमान पर ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई, ईमान और कुफ्र पे ले आई, जो मुद्दा चल रहा है उस पे बहस दिखाइए ना, ना कि इधर से डाइवर्ट करने चाहिए। अब आया का हुक्म है, उस बात पर अगर ये जो अपनी बात कुरान में कितना लेके जा रही है और अगर नहीं बता पाए तो ये बिना कुरान पढ़े यहाँ पर आई है, ये भी किसी मौलाना की मुरीद होगी। पूरी वजाहत बता दी गई। नादिया ने आपको बताया कि कुरान में कितने सजदे लगाइए चाहिए, जो यहाँ पे कुरान का स्कॉलर होगा वो बताएगा। आप इस्लाम की जानकार है, मैं इस्लाम की जानकार है, जानने वाले हैं। कुरान में कह रहा है कि हाथ करो तो हम नहीं कर सकते हैं। कुरान में 14 सजदे लिखा हुआ है, 14 सजदे। कौन होती है पूछने वाली? तो हाफिज़ है कि आलिम? कौन होती है? 14 सजदा कुरान के अंदर बोल करके बोल दिया वाली। जाकिया जी जवाब दे रहे, जाकिया जी बोलिए 14 सजदे। बिल्कुल हंस लो, मजाक बना लो या डिबेट बंद कर लो या फाइटिंग कर लो, कोई और चीज कर लो, क्योंकि ये डिबेट जैसा तो लग नहीं रहा। आप इससे जहाँ पे जवाब चाहिए वहाँ पे खुद से बोलना है। आप मत जवाब दीजिए इस पे। ये कौन होती है बैठ के पूछने वाली? हाफिज है, सबसे पहले तुमने सवाल किया कि पर्दा में कौन उनकी वाइफ रही, मतलब पर्दे में उनकी वाइफ बजाते पर्दे के लिए सारा चीज हो गया है। बेशर्मी से बात कीजिएगा, अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना, अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना, आप समझे? उकसाने का काम आप हम होता है, हम जानते हैं डिसिप्लिन, तुम मदरसा छाप हो, तुम अपना शिक्षा। आप जिस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं अंबर या नादिया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में बजाफ्ते इस चीज को कहा गया, मैंने बार बार कहा है कि जबलेल या जो भी चीज वो कुरान में वर्ड यूज हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान के वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम बुरखा, नकाब और हिजाब बोलते हैं। एक सेकंड, मुझे खत्म करने दो अंबर, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद आप आना। वो चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मीनिंग वही है, दैट मीन्स चादर कंप्लीटली कवरिंग। ओके, पहला चीज। दूसरे उसके बाद जो दूसरा बात आता है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप। सोसाइटी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, मैं अपने चॉइस से हिजाब करती हूँ, कोई मेरे को कह नहीं सकता। मैं अपने दिख रहा है, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप हिजाब कर रही हैं, आप कोई गलत नहीं पहन रही हैं। बात ये नहीं चॉइस है, नहीं चॉइस। अगर चॉइस, देखिए सच्चाई है, यहाँ पर बैठकर इनको सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बहस होती है तो इस्लाम के खिलाफ ये बहस हो रही है। तो आप हमको पता है ना प्रोपेगेंडा क्या चलता है, आप फिर से कूदा यहाँ पे जिहाद करने के लिए। ये एक सवाल उठा, नाज़िया जी ने सवाल उठाया कि अगर आप कह रही हैं कि बुर्का कोई जबरन नहीं थोप सकता, तो जो ईरान में महिलाएं निकल रही हैं वो क्या है? क्या वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रही है, क्या कर रही है? देखिए, आप एक बात समझिए, हर देश में कुछ ना कुछ आंतरिक मामले होते हैं। उस आंतरिक मामले को सिर्फ हम हिजाब और बुर्के से नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ की स्ट्रेटजी देखिएगा तो अभी वहाँ पे जिस तरह के फोर्स को डेवलप किया जा रहा है, आउटसाइडिंग फोर्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा काम रोल कर रहे हैं। और रोल को जब आपको आंतरिक मामले में किस तरह की डिस्टर्बेंस करनी होती है तो आप डेफिनेटली अपने घर के अंदर चिंगारी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उस चिंगारी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रही बात ईरान
ईरान की, अगर आप बात करें ईरान में तो बहुत सारी ऐसी आपको वर्कफोर्स एरिया दिख जाएगी जहां पे बैठ के लड़कियां आराम से अपने चॉइस के कपड़े में बैठ के आपको खुलते खेलते चलते फिरते दिख जाएंगी। और जो नहीं गए हैं उन्हें वो वहां जाके या यूट्यूब या किसी और के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे रहती। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं जैसे ड्रेस कोड, एक सेकंड जरा यहाँ पर जो ऑडियंस में कौशल जी, मेरे परिवार पे पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में आ रहा है? एक सेकंड प्लीज, तमीज से अजीब से रहिए, आ रहा है समझ में? एक सेकंड देखिए नहीं तो मेरे परिवार पे कैसे गई? कैसे गई? उतनी बोल सकती हैं। कैसे? हिम्मत कैसे हुई? नहीं अमरजादी जी प्लीज, आप दूसरे के करते प्लीज बैठिए, तमीज आप दायरे में लाओ। आप भी नहीं है तमीज और आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। बैठ आपकी कैसे हिम्मत एक सेकंड अमर जी जाके प्लीज प्लीज आइए आप बोल ना एक सेकंड प्लीज पर्सनली प्लीज पर्सनली एक सेकंड आप बैठिए, पानी पीजिए। कौशल जी प्लीज बैठिए, अमर जी बैठिए प्लीज बैठिए नाज़िया जी बैठिए, एक सेकंड नाज़िया, एक सेकंड लीजिए पानी, अमर जी नहीं प्लीज नहीं दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।